My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा चल रहा है एंड सेमेस्टर और मिड टर्म का। जो मिड टर्म और एंड टर्म है उसका आपका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है और उसमें आपका एक कोर्स है जिसका कोड है एजू बीएड 107। पेपर का नाम है, कोर्स का नाम है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अर्थात शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। उसका पेपर हुआ 17 जुलाई 2023 को। तो 17 जुलाई 2023 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट थे, एक था डिस्क्रिप्टिव और दूसरा था ऑब्जेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का क्या आंसर है, क्या उत्तर होगा, उसको हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 17 जुलाई 2023 को असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एजू बीएड 107 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए या सेक्शन ए जो डिस्क्रिप्टिव था, व्याख्यात्मक था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन पेपर आ चुका है। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव खंड अब व्याख्यात्मक एजू बीएड 107 बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सीबीसीएस मोड। यह पेपर जो था इसके लिए ड्यूरेशन डिसाइडेड था 1 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स था 15, अधिकतम अंक 15। कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6। आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स अर्थात कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था। सभी प्रश्न के अंक समान थे, सभी प्रश्न 5-5 नंबर के थे। कुल 6 प्रश्न दिए गए थे। उन 6 प्रश्नों में से जिन प्रश्नों का उत्तर आप अच्छी तरह से जानते हैं उनमें 3 प्रश्नों का आपको चयन करके उसका आंसर लिखना था। कौन कौन से प्रश्न आए थे? पहला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एसे टाइप टेस्ट। पहला प्रश्न था वस्तुनिष्ठ प्रकार तथा निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताओं तथा उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना था कि ऑब्जेक्टिव टाइप और एसे टाइप अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण जो होते थे और निबंधात्मक परीक्षण प्रकार के जो परीक्षण हैं, इन परीक्षणों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की और एसे टाइप टेस्ट की, उसको लिखना था। और उसके बाद आपको ये लिखना था कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्या उपयोगिता है और एसे टाइप टेस्ट की क्या उपयोगिता है। या इस तरह से आप लिख सकते थे कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षण होते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, फिर उसके क्या उपयोग है, फिर निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताओं के क्या विशेषताएं हैं, फिर उसके क्या उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज क्रिएटिविटी, पॉइंट आउट इट्स कंपोनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि सृजनात्मकता क्या है और इसके घटकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के बारे में बताना था, इसकी डिफिनीशंस लिखनी थी, क्रिएटिविटी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना था। और उसके बाद इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स आपने पढ़ा ही होगा, जो ओरिजिनलिटी होती है, फ्लुएंसी होती है, इन सब के बारे में आपको लिखना था हेडिंग डाल करके। क्वेश्चन नंबर 3 था डिफाइन इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि मापन के किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना था कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ या डिफाइन इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि को आप परिभाषित करना था आपको। तो आपको कुछ 2-3 साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बुद्धि की परिभाषा दे देनी थी और बुद्धि की परिभाषा देने के बाद आपको अपने शब्दों में उसको परिभाषित करना था। उसके ऊपर सेकंड पार्ट कि बुद्धि के जो मापन की विधियां उसमें से किसी एक विधि का आपको वर्णन करना था। क्वेश्चन नंबर 4 था डिस्क्राइब सोशियोमेट्रिक मेथड अर्थात समाजमितीय विधि का मापन की जो समाजमितीय विधि है उसका वर्णन करना था। क्वेश्चन नंबर 5 था डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का वर्णन करना था, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, इसका वर्णन करना था आपको। छठा है डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचरणशीलता के मापों का वर्णन अर्थात जो आपने रेंज पढ़ा है, क्वार्टाइल डिवीजन पढ़ा है, एवरेज डिवीजन पढ़ा है, स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ा है, इसके बारे में आपको लिख देना था इन प्रश्नों के उत्तर में। तो इस तरह से कुल 6 प्रश्न दिए गए थे जिनमें से आपको किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना था। जो आपका सबसे अच्छी बेस्ट प्रिपरेशन जिसकी हो उसका आंसर आपको लिख देना था। और आप देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो पेज नंबर 6 पर दिया गया है और लास्ट पेज जो पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है और जो लास्ट पेज होता है दैट इज पेज नंबर 8। अर्थात आपके पास कुल
8 पेज कुल जो है 3 प्रश्नों को लिखने के लिए 6 पेज होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 पेजों में लिखना चाहिए, जिससे कि सभी पेजों को हम समान वेटेज दे सकें। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव टाइप का बहुविकल्पी जो क्वेश्चन पेपर आया था। जो क्वेश्चंस आए थे बहुविकल्पी में, इसमें आपके लिए जो टाइम अलॉटेड था दैट वाज 1 आवर या 1 घंटा था। मैक्सिमम मार्क्स 60 अंक था। पुस्तिका में कुल 40 प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1.5 अंक का था। प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट पर गोला करके देना था। क्या क्या प्रश्न आए थे इसको देख लेते हैं और उसके क्या आंसर होंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। EST प्रमाणिक विचलन, रेंज, प्रसार, मीन डेविएशन, माध्य विचलन, मीन या मध्यमान। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, मध्यमान है। बाकी जो है क्या है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज, विचलनशीलता की माप है। ऑप्शन है मीन, मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रमाणिक विचलन जो है यही मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है। बाकी सब तीनों क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो पहले का भी डी है, दूसरे का भी डी है। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप क्या है। तो जब हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सर्वोत्तम माप होता है दैट इज मीन या वो मध्यमान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न है द मीन ऑफ ग्रुप ऑफ data is 35. If we subtract 5 number in each score, then new mean of the group will be. आंकड़ों के एक समूह का मध्यमान 35 है। यदि 5 अंक सभी प्राप्तांकों में से घटा दिया जाए तो समूह का नया मध्यमान होगा। तो हमने आपको बताया था जब हम लोग मीन पढ़ रहे थे या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, तो जब यदि हम जो डेटा होता है उस डेटा में हम कोई एक कांस्टेंट जोड़ दें या कांस्टेंट घटा दें तो वही इफेक्ट उसके मीन पर भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे चूंकि मध्यमान 35 है, उसमें हमने सभी प्राप्तांकों में 5 घटा दिया है, तो मीन का मान भी 35 में से 5 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 30। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉर्मूला ऑफ मीन इज, मध्यमान का सूत्र है। मध्यमान का क्या सूत्र है, मैंने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है, दैट इज m इक्वल टू समेशन fx बाई n। m इक्वल टू क्या है, मीन इक्वल टू समेशन fx बाई n। यह जो है मध्यमान का या मीन का फॉर्मूला है मीन को कैलकुलेट करने का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न है द बेस्ट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज, विचलनशीलता की सर्वोत्तम माप क्या है। तो विचलनशीलता के सर्वोत्तम माप रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है। मीन में से क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या प्रमाणिक विचलन है वह विचलनशीलता की सर्वोत्तम माप है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज प्रोक्लेम इन द ईयर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उद्घोषणा हुई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उद्घोषणा सबसे पहले कब हुई थी, कब आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली वाली, 1968 या 1968। तो द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज प्रोक्लेम्ड इन द ईयर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उद्घोषणा कब हुई, 1968 या 1968 में। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, द लेवल ऑफ मेजरमेंट इज, मापन के स्तर हैं। मापन के कितने स्तर हैं, नॉमिनल, नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल एंड रेशियो लेवल। तो कुल कितने स्तर है, 4 स्तर हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मापन के कुल 4 स्तर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, द फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज, मापन का प्रथम स्तर क्या है। तो मापन का प्रथम स्तर क्या है, ऑर्डिनल, नॉमिनल पहला है, दूसरा ऑर्डिनल, तीसरा इंटरवल, चौथा रेशियो। तो पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज नॉमिनल या नामित स्तर होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नॉमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज, सर्वोत्तम मापन का स्तर है। तो क्या है, पहला नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल, तीसरा इंटरवल और चौथा रेशियो। ये जो परिमार्जन होता है वो परिमार्जन के आधार पर है। सबसे कम परिमार्जन नॉमिनल में होता है, देन ऑर्डिनल में, देन इंटरवल में, देन रेशियो में। तो बी या अनुपातिक स्तर का जो मापन होता है दैट इज उसमें वो सर्वोत्तम मापन का स्तर कहलाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अनुपातिक और रेशियो लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न है इवैल्यूएशन प्रोसेस इंक्लूड्स, मूल्यांकन प्रक्रिया में सन्निहित होती है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्टिविटीज, बिहेवियरल चेंजेस या ऑल ऑफ द एबव। तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इवैल्यूएशन प्रोसेस है, उसमें शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन, ये सभी सन्निहित होते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेजरिंग टूल इज, एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म एंड ऑल ऑफ द एबव। तो एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषता विश्वसनीयता, वैधता, मानक सभी है। सो हियर द ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न है द यस्टी ऑफ द डेटा गिवन बिलो, मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा गिवन बिलो, नीचे दिए गए आंकड़ों का प्रमाणिक विचलन आपको ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेटा दिया गया सब 5 5 5 5 5 5 है। एसटी का जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करने का, वो होता है अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एम स्क्वायर बाई एन। अगर यहाँ पे जितने भी स्कोर्स दिए गए हैं आप इसका एम निकालेंगे तो भी 5 आएगा, और एक्स में से आप 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप एसटी क्या होगा, इसका 0 होगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि दिए गए आंकड़ों का जो प्रमाणिक विचलन है वो क्या है, दैट इज 0। और वैसे आप देख भी सकते हैं कि जो स्कोर है, जितने भी डेटा है सभी क्या डेटा समान है, सेम है, 5 5 5 5 5 5 5 ही है। इसमें कहीं भी कोई वेरिएशन नहीं है, कहीं भी कोई विचलन नहीं है। तो विचलन का मान जो है या प्रमाणिक विचलन का मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न है द एसडी ऑफ ए ग्रुप ऑफ डेटा इज 12। If we add a number 2 in each score, the new SD of the group will be। आंकड़ों के एक समूह का प्रमाणिक विचलन 12 है। यदि समूह के प्रत्येक प्राप्तांकों में अंक 2 जोड़ दिया जाए तो यह समूह का नवीन प्रमाणिक विचलन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन की विशेषताएं पढ़ी थी तो उस विशेषताओं में ये पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन के केस में यदि सभी प्राप्तांक या सभी स्कोर्स में कोई एक संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए तो भी स्टैंडर्ड डिविएशन के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे चूंकि आंकड़ों के एक समूह का प्रमाणिक विचलन 12 है और यदि हम 2 नंबर सभी में नंबर्स में जोड़ते हैं, सभी स्कोर्स में जोड़ते हैं, तो नया जो एसडी होगा वो एसडी भी 12 ही होगा, उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आएगा। सो इन दिस केस हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज, आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है। क्या है, कोरिलेशन, हिस्टोग्राम, मीन या मोड। तो सहसंबंध, आयतचित्र, मध्यमान या बहुलांक। तो आंकड़ों का रेखाचित्र निरूपण क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम या आयतचित्र कहलाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न है मेथड ऑफ समेटिव रेटिंग स्केल इज प्रोपाउंडेड बाय, योग निर्धारण मापने के प्रतिपादक हैं। तो योग निर्धारण विधि जो है इसके प्रतिपादक कौन है, हु इज प्रोपाउंडर ऑफ द समेटिव रेटिंग स्केल। योर ऑप्शंस आर लीकर, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, नन ऑफ द एबव। तो योग निर्धारण मापने के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो लीकर्ड महोदय हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लीकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न है द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रश्न के प्रकार हैं। योर ऑप्शंस आर मल्टीपल चॉइस आइटम, ट्रू फॉल्स आइटम, मैचिंग टाइप आइटम या ऑल ऑफ द एबव। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उसमें वह विकल्पी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सत्य असत्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मिलान प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सो हियर द ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, प्रश्न है द टाइप ऑफ एसे टाइप क्वेश्चन इज, निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार हैं। योर ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या वर्णनात्मक प्रश्न, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन या व्याख्यात्मक प्रश्न, डिस्कशन क्वेश्चन या विवेचनात्मक प्रश्न, और लास्ट वन डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक भी होता है, एक्सप्लेनेटरी या व्याख्यात्मक भी होता है, डिस्कशन या विवेचनात्मक भी होता है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19, प्रश्न है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज, बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। ऑप्शंस आर वर्बल इंटेलिजेंस, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, एंड डी ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी। तो जो बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं उसमें ये तीनों आते हैं, शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है इंक ब्लॉट टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट इज नोन एज, व्यक्तित्व इस नोन एज, व्यक्तित्व मापन के सही हुए परीक्षण के प्रतिपादक हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंक ब्लॉट टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट इज नोन एज नहीं होगा, प्रश्न होगा कि हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ इंक ब्लॉट टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी।
आपके ऑप्शन हैं मर्रे एंड मॉर्गन, हरमन रोसास, थर्स्टन एंड नन ऑफ द अबव। मर्रे और मॉर्गन, हरमन रोसा, थर्स्टन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंक ब्लॉक टेस्ट को ही हम रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है हरमन रोसा, दैट इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन हरमन रोसा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 17 जुलाई 2023 को जो क्वेश्चन आया था एजुबिड 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, उसमें डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से प्रश्न आए थे और ऑब्जेक्टिव में जो 40 प्रश्न आए थे उसमें से प्रथम जो 20 प्रश्न थे उन 20 प्रश्नों का क्या आंसर है, क्या उत्तर है। जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उसका आंसर या उसको हम सभी लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी करिए, जिससे कि हम यदि आपका कोई समस्या है तो उन समस्याओं का समाधान कर सकें। यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो उन सुझावों पर हम अनुपालन कर सकें। और साथ ही साथ आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जा करके सर्च कर पाएँ और साथ ही साथ जो भी नए वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव के, उसको हम अगले क्लास में अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।